पूर्व वैदिक अथवा ऋग वैदिक संस्कृति 1500 से 1000 ईसा पूर्व। पूर्व वैदिक सभ्यता का ज्ञान मूलतया आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद से ही होता है। यद्यपि पुरातात्विक ज्ञान भी बहुत सीमित मात्रा में इसमें सहायक हुआ है। इसी कारण इसे ऋग्वैदिक सभ्यता कहकर पुकारा गया है। ऋग्वेद 10 मंडल अथवा 4 पुस्तकों में विभाजित है और इसमें 1028 स्तुतियाँ हैं जो विभिन्न देवताओं से की गई है। प्रोफेसर मैक्स मुलर ने ऋग्वेद की रचना 1200 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य बताई। ज्योतिष गणना के आधार पर बाल गंगाधर तिलक ने इसका समय 6000 ईसा पूर्व और जर्मन विद्वान जेकोबी ने इसका समय 2500 ईसा पूर्व निश्चित किया। इन विभिन्न कालों के कारण इसकी रचना का समय निश्चित नहीं है। अधिकांश विद्वान इसके समय को 1000 ईसा पूर्व का स्वीकार करते हैं। ऋग्वेद से आर्यों के तत्कालीन भौगोलिक विस्तार, विभिन्न जनों और उसकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक अवस्था आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। सबसे पहले भौगोलिक विस्तार। ऋग्वेद में ये उल्लेखनीय है कि आर्य भारत में किस प्रकार आए और उनका प्रारंभिक रूप कैसा था। ऋग्वेद में आर्यों का निवास स्थान के लिए सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है, जो एक निश्चित भूभाग के लिए माना गया है। वर्तमान भारत और पाकिस्तान में पंजाब का जो भौगोलिक क्षेत्र है, उसी को आर्यों ने सप्त सैंधव प्रदेश की संज्ञा दी। ईरानी ग्रंथ अवेस्ता ने इसे सप्त हिंदू के नाम से वर्णित किया गया है। यद्यपि ऋग्वेद में 25 नदियों के नाम है, परंतु यह 7 नदियों सिंधु, वितस्ता यानी झेलम, अस्किनी यानी चिनाब, परुष्णी यानी रावी, विपासा यानी व्यास, सूत्रदी यानी सतलज और सरस्वती, जो कि अब लुप्त है, के बीच का प्रदेश था। यमुना नदी का उल्लेख केवल 3 बार है, जबकि गंगा का उल्लेख केवल एक स्थान पर है। कुंभा यानी काबुल, सुवास्तु यानी स्वात, क्रुम यानी कुर्रम और गोमती यानी गोमल आदि नदियों के नामों का भी उल्लेख है, जो अफगानिस्तान की है। इस प्रकार के उल्लेखों से स्पष्ट है कि इस काल में आर्य अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमांत, कश्मीर, पंजाब, सिंध और राजपूताना के कुछ भाग और पूर्व में सरयू नदी के भाग तक फैले थे। आर्य अनार्य युद्ध, 10 राज्य युद्ध। इस समय आर्य विभिन्न कबीलों अथवा जनों में विभाजित थे। आर्य कई जनों में विभक्त थे, जिनमें पंच जन का नाम मिलता है। इनमें पंच जनों में अनु, द्रुहु, यदु, पुरु और तुर्वसु प्रमुख थे। इन्हीं को मिलाकर पंचजन कहा गया है। यह विभिन्न जन आपस में लड़ते झगड़ते थे और अनार्यों से भी उनके युद्ध होते थे। ऋग्वेद में एक स्थान पर 10 राजाओं के युद्ध यानी 10 राज्य युद्ध का वर्णन है। वस्तुतः इस युद्ध में 30 राजाओं ने भाग लिया था। भरत वंश के शासक सुदास ने विश्वामित्र के स्थान पर वशिष्ठ को अपना पुरोहित बनाया और यही इस युद्ध का कारण था। इस युद्ध का कारण 10 राजाओं के समूह द्वारा परुष्णी, जो वर्तमान में रावी नदी के जल प्रवाह को बदलने का प्रयत्न भी था। विश्वामित्र ने पुरु वंश के नेतृत्व में 10 राजाओं का एक संघ बनाया। आर्यों में से अनु, द्रुहु, यदु और तुर्वसु ने पुरु वंश का साथ दिया और उसके साथ अनार्य शासक भी थे। अनार्य शासकों में अलीन, पक्त, भलान, सिवी और विशानिन ने भरत वंश का साथ दिया। रावी यानी परुष्णी नदी के तट पर इन 2 विरोधी दलों में युद्ध हुआ, जिसमें सुदास की विजय हुई। सुदास का एक अन्य युद्ध पूर्व के अनार्यों से भी हुआ, जिसमें उन्होंने राजा भेद के नेतृत्व में संगठित अजस, सिग्रु, यक्ष जातियों को यमुना के तट पर पराजित किया। यह युद्ध सिद्ध करते हैं कि इस काल में आर्यों के विभिन्न वर्णों के आपस में तथा आर्य अनार्य युद्ध चलते रहते थे। आर्यों के मुख्य शत्रु प्राचीन भारत के अनार्य थे। उनमें मुख्यतः द्रविड़ थे, परंतु आग्नेय और अन्य जातियां भी उनमें सम्मिलित थी। आर्य उन्हें दस्यु, दास, असुर, राक्षस आदि नामों से पुकारते थे। राजनीतिक संगठन। उस समय तक राज्य को राष्ट्र पुकारा जाता था, जिसका प्रधान राजा होता था। ऋग्वेद में राष्ट्र के पर्यायवाची शब्द के रूप में गण शब्द का भी उल्लेख मिलता है। राष्ट्र और गण शब्दों से संघात्मक शासन प्रणाली का संकेत मिलता है। जिस राजा के अधीन कई राज्य थे उसे सम्राट कहा गया है। सम्राट जनों में राष्ट्र जनों में विभाजित होता था और ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है, जबकि जनपद शब्द का प्रयोग एक बार भी नहीं। अतः वैदिक कबीलों को जन कहा जाता था। एक पुरानी ऋचा में 2 जनों की संयुक्त युद्ध समता 21 बताई गई है। इसे स्पष्ट है कि जन के सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर 100 से अधिक नहीं रही होगी।
प्रत्येक जन का प्रधान रक्षक गोप कहलाता था। जन विश्व में विभाजित थे जो जिलों की भांति थे। ऋग्वेद में विश्व शब्द का उल्लेख 170 बार हुआ है। इसका संस्कृत अनुवाद गोत्र और अंग्रेजी अनुवाद क्लैन भी किया जा सकता है। विश्व का प्रधान विश्वपति कहलाता था। विश्व ग्रामों में विभाजित था और गांव के प्रधान को ग्रामणी कहते थे। गांवों में विभिन्न कुल यानी परिवार रहते थे। कुल के प्रधान को कुलप, कुलपति अथवा गृहपति कहते थे। राजा अथवा सम्राट। राजा के पद की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इस बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। युद्ध में सफल नेतृत्व और सैनिक संगठन की एकता को स्थापित करने की आवश्यकता के कारण राजा का पद बहुत पहले ही बन गया था। ये विचार अधिक मान्य है। विभिन्न विवरणों से विविध प्रतीत होता है कि राजा की उत्पत्ति युद्ध में सफलता प्राप्त करने की आवश्यकता से हुई। देवताओं और राक्षसों के युद्ध में जब देवताओं की पराजय होने लगी तब उन्होंने एकत्रित होकर एक राजा चुना जिसने युद्ध का नेतृत्व किया और सफलता प्राप्त की। राजा अपने राज्य और कबीले का प्रधान होता था। जिस राजा के अधीन कई राज्य होते थे उसे सम्राट कहा जाता था। यद्यपि उस काल में किसी के भी द्वारा सम्राट पद प्राप्त किया गया यह असंभव है, क्योंकि उस काल में राजा भी कबीले के प्रधान से श्रेष्ठ स्तर के नहीं थे। राजा का अधिकार पैतृक होता था, किंतु कहीं कहीं राजा का चुनाव या अत्याचारी राजा को हटाने के उदाहरण भी प्राप्त होते हैं। राजा के अधिकारों पर कोई कानूनी अंकुश नहीं था, परंतु व्यवहारिकता में उसके अधिकार स्वयं के कर्तव्यों, उसके बड़े अधिकारियों और जन समितियों के प्रभाव के कारण सीमित होते थे। राजा के प्रमुख कर्तव्य अपनी प्रजा के जीवन, सम्मान और संपत्ति की सुरक्षा करना, उसके लिए युद्ध करना, राज्य विस्तार करना, न्याय करना, अपराधियों को दंड देना आदि थे। प्रजा राजा की आज्ञाओं का पालन करती थी और उसे कर देती थी, जिसे उस समय बलि कहा गया। परंतु राजा को भूमि का स्वामी नहीं माना गया। संपूर्ण भूमि कबीले की संयुक्त संपत्ति थी। उस समय राज्य अधिकांश छोटे होते थे, तब भी राजा बहुत शान और सुख से रहते थे। उसका राज्याभिषेक किया जाता था। गणतंत्र और कुलीन तंत्र। कहीं कहीं ऐसे राज्य भी थे जिनमें गणराज्य कहा जा सकता है। ऐसे राज्यों में जनता शासन करने वालों को स्वयं चुनती थी और ये शासक गणपति अथवा ज्येष्ठ कहलाते थे। कुछ राज्यों ऐसे भी थे जहाँ कुछ व्यक्ति मिलकर शासन करते थे। इन्हें कुलीन तंत्र कहा जा सकता है, परंतु इन गणतंत्रों और कुलीन तंत्रों की संख्या बहुत कम थी। प्रमुख शासन अधिकारी। पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी राजा के प्रमुख अधिकारी थे। पुरोहित राजा का परामर्शदाता, धार्मिक कार्य करने वाला तथा अन्य सभी कार्यों में मुख्य सहायक था। उसका बहुत सम्मान था। वशिष्ठ और विश्वामित्र सुदृश्य पुरोहितों के उदाहरण इस पद के सम्मान और प्रभाव को प्रकट करते हैं। सेनानी सेना का प्रधान होता था। उसका कार्य सैनिक संगठन की देखभाल करना और राजा की अनुपस्थिति में सेना का सेनापतित्व करना था। ग्रामणी राज्य गांव में राजा का प्रमुख सैनिक और असैनिक अधिकारी था। राजा दूत और गुप्तचर भी रखते थे। जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर स्पष्ट कहलाते थे। न्याय और दंड व्यवस्था। कानूनों की कोई विधिवत व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि ऋग्वेद में न्याय व्यवस्था के विषय में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। फिर भी न्याय व्यवस्था में प्रमुख पदाधिकारी राजा और पुरोहित होते थे। न्याय का उद्देश्य सुधारात्मक और आदर्शात्मक प्रतीत होता है। ऋग्वेद में विधि और रीति नियमों के लिए धर्मन शब्द प्रयुक्त किया गया है। परंपरागत रिवाजों को ही कानून की संज्ञा दी जाती थी और उसी के आधार पर न्याय किया जाता था। न्याय करना राजा का प्रमुख कर्तव्य था। पंचों के द्वारा भी निर्णय किए जाते थे। ऋग्वेद में चोरी, डकैती, लूटपाट, ठगी आदि अपराधों का उल्लेख मिलता है। रात के समय गाय बैलों का अपहरण सामान्य अपराध था। ऋग्वेद में जुआखोरी में बेईमानी के अनेक उदाहरण मिलते हैं। कहीं कहीं बंदी गृहों का भी उल्लेख मिलता है। अन्यथा अपराधियों को सूली से बांध दिया जाता था, अपमानित किया जाता था या जुर्माना देने के लिए बाध्य किया जाता था। हत्या करने वाले को उसका मूल्य क्षतिपूर्ति के रूप में चुकाना पड़ता था, जिसे वैर दे कहा जाता था। हत्या के बदले हत्यारों को 100 सिक्के देने पड़ते थे। अतः हत्यारे को शरदाय और जिसकी हत्या होती थी उसे सरदम कहा जाता था। अपराधी को सूली पर टांग देना सामान्य दंड था।
पुलिस अधिकारियों को उग्र और जीव कहा गया है। सैन्य संगठन। साधारण सैनिक पैदल होते थे, परंतु अधिकारी रथों में बैठकर युद्ध करते थे। रथ में 2, 3 या 4 घोड़े जोते जाते थे। तीर कमान, तलवार और भाला उनके मुख्य शस्त्र थे। कवच और तांबे की टोपी भी पहनते थे। किलों को नष्ट करने हेतु एक गतिशील मशीन का प्रयोग करते थे। सभा और समिति। इस काल की शासन व्यवस्था में सभा और समिति का महत्वपूर्ण स्थान था। ये संस्थाएं शासन का लोकतंत्रीय भाग थी, परंतु उनकी उत्पत्ति, संगठन, कार्यों के बारे में विद्वानों में मतभेद है। डॉक्टर के.पी. जायसवाल ने समिति को गांव की प्रतिनिधि सभा और सभा को समिति की देखरेख में कार्य करने वाले कुछ चुने हुए व्यक्तियों की केंद्रीय परिषद बताया है। वी.एम. आप्टे ने समिति को एक बड़े आकार की जनसभा कहा है, जबकि सभा को एक छोटी और कम महत्व वाली परिषद माना है। विद्वानों का बहुमत है कि समिति आर्यों की जनसभा और एक विशाल आकार की सभा थी, जबकि सभा राजा की सहायता के लिए एक छोटी परिषद थी। इसी प्रकार ये कहना उपयुक्त नहीं है कि राजा प्रत्येक अवसर पर उनकी सलाह लेता था और राज्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय उसके द्वारा लिए जाते थे। ये कहना अधिक उपयुक्त है कि समय समय पर उनकी सलाह ली जाती थी और राजा उनकी बैठकों में उपस्थित होता था। इस प्रकार साधारण स्थिति में ये राज्य कार्यों में अधिक हस्तक्षेप नहीं करती थी, परंतु महत्वपूर्ण अवसरों पर उनका हस्तक्षेप अवश्य प्रभावपूर्ण होता था।